Hello friends, this is Abhishek Kumar and I welcome you all on my official YouTube channel that is Study Online। दोस्तों आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं 25 जून 2020 का। अगर आपने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अगर फॉलो किया होगा, अगर नहीं फॉलो किया होगा तो उसमें से 4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था। जो लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, जो डब्ल्यूबीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, जो एसएससी और बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, स्पेशली ये बैंक और यूपीएससी दोज हु आर प्रिपेयरिंग, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला अगर देखा जाए ये आर्टिकल दैट इज इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोला गया है? गवर्नमेंट ब्रिंग्स कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द आरबीआई सुपरविजन फॉर द बेटर रेगुलेशन। नाउ अब क्या बोला गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन डिसीजन कि आरबीआई विल रेगुलेट all the urban bank urban cooperatives and the मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को अब आरबीआई रेगुलेट करेगा। तो क्वेश्चन आता है कि आरबीआई रेगुलेट नहीं करता था? नहीं, आरबीआई पहले भी रेगुलेट करता था, बट इसके साथ एक एजेंसी था जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये भी रेगुलेट करता था। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग ये सब जो भी कुछ है, तो सबसे पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड में चलते हैं कि बेसिकली ये न्यूज ये कहाँ से आया। ये था आपका एक इंसिडेंट हुआ था कुछ महीनों पहले पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव में, जहां पर एक फ्रॉड हुआ था। और फ्रॉड होने के चलते यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सारे डिपोजिटर्स का जो स्टेक था, जो पैसा था, वो फंस गया था। तो इन दैट सिनारियो इसके बाद भी बहुत सारा कुछ हुआ था कोऑपरेटिव बैंक्स में इन द साउथ इंडिया में। इट हैज बीन सीन कि बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक को वहां पर फ्रॉड का केस सामना करना पड़ा था। तो इन द ईयर 2020 एंड 21 का जब बजट गवर्नमेंट पेश किया था, तो उसमें गवर्नमेंट ने क्लियर बोला था कि हम डिपोजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इन दैट सिनेरियो गवर्नमेंट अभी क्या पास किया है कि ऑर्डिनेंस पास किया है। ऑर्डिनेंस पास करके बोला है क्या कि अब जितना भी सारा कोऑपरेटिव बैंक का इश्यूज वगैरह जो भी कुछ होगा, इट विल बी रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली, और ये रिजर्व बैंक ही रेगुलेट करेगा। इसके पास एनफोर्समेंट पावर भी होगा, जो कि पहले उतना नहीं हुआ करता था, एंड रेगुलेटरी पावर भी होगा इन कंपेरिजन टू द लाइन विद द कमर्शियल बैंक, जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है। तो अब ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले क्या था कि कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट आरबीआई नहीं करता था, रेगुलेट करता था, बट इन दैट सिनेरियो जिस तरीके से कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है उस तरीके से नहीं करता था। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ देखा जा रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक में लोगों का पैसा है, और ये फेथ डिटोरिएट होने के कारण देखा जा रहा है कि पीपल स्टार्टेड विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक। सो दैट इज व्हाट द न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ द सेकंड, इसी न्यूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज बोला गया है आपका, कैबिनेट डिसीजन 2% सब्सिडी टू द शिशु बोरोवर्स अंडर द मुद्रा योजना। अभी आपको समझना पड़ेगा 2% सब्सिडी। तो सब्सिडी में यहाँ पर अगर आर्टिकल आप पढ़िएगा तो अभी टर्म आएगा आपका इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम गवर्नमेंट क्या बोलेगा, 2% आपको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम देगा। किसके लिए देगा? जो लोग शिशु है। शिशु कौन सा है? मुद्रा स्कीम में जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जिन्होंने लोन लिया है, उसके अंदर शिशु स्कीम में जो लोग भी लोन लिए हुए हैं, जिनका 31 मार्च 2020 तक लोन आउटस्टैंडिंग है। तो हमको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत मुद्रा स्कीम के बारे में। मुद्रा स्कीम में बेसिकली 3 होता है, एक होता है आपका शिशु, एक होता है किशोर, और एक होता है आपका तरुण। जब शिशु का लोन बोला जाता है तो आपको लोन मिलेगा 50,000 तक, कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है आपको, जिसमें कोई आपको बंधक नहीं रखना पड़ता है, कुछ भी आपको गारंटी नहीं रखना पड़ता है, आपको कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है। जहां तक बात है किशोर का, तो इसको बोलते हैं 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। और तरुण स्कीम में बोला जाता है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो अंडर द शिशु स्कीम में गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर किसी को चाहिए आपको इंटरेस्ट सबवेंशन, दैट इज 2% आपका इंटरेस्ट सबवेंशन। मान लीजिए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी ने शिशु स्कीम में 50,000 का लोन लिया हुआ है, उसको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था, तो नेक्स्ट 12 मंथ के लिए उसको 2% उसमें रिबेट मिल जाएगा, और उसको पे करना पड़ेगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। सो दैट इज व्हाट द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। याद रखिएगा, ये जो स्कीम है, जो शिशु स्कीम है, जिसमें 50,000 का जिसने भी लोन लिया हुआ है, वो लोन एनपीए नहीं होना चाहिए, और उसका आउटस्टैंडिंग होना चाहिए 31 मार्च 2020 तक का, तभी ये स्कीम उसमें एप्लीकेबल होगा। तो दैट इज द टर्म बेसिकली इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ये टर्म बेसिकली होता है जो एग्रीकल्चर लोन वगैरह होता है, तो फार्मर्स को इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। एंड मुद्रा आप जानते हैं कि आपका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी, इट्स ए गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइडिंग, जो लोन देता है बेसिकली, ये लोन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड सर्विस सेक्टर एंड ट्रेड के लिए बेसिकली देता है, दैट इज कॉल्ड द नॉन फार्म एक्टिविटी में। So that is all in this particular article. Now come to the very important article, challenges to economic recovery, government curbing expenditure to create headroom for the dovetailing stimulus package। अब ये देखिए क्या हो रहा है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैकेज अनाउंस किया है, दैट इंक्लूड्स योर 20 लाख करोड़ का पैकेज है। अब ये जो नेक्स्ट क्वार्टर आ रहा है, दैट इज जुलाई, अगस्त एंड सितंबर,
तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि जो अपना एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर पोर्शन को कर्टेल करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं तो उनका थोड़ा कंसर्न रेज हुआ है, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो स्कीम अनाउंस किया फॉर एमएसएमई सेक्टर के लिए, जिसने लोन का प्रावधान किया गया है, तो वो सेक्टर देखा जा रहा है कि एज जितना एक्सपेक्टेड था उस तरीके से उतना ग्रो नहीं कर रहा है, जिसके चलते जो कि जीडीपी जो दिखना चाहिए ग्रोथ में, वो इफेक्टिव नहीं दिखाई दे पा रहा है। और एक चीज तो ये है कि ग्रोथ इश्यूज तो हो ही रहा है, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे ग्रोथ, एक तो इशू तो दिखाई दे रहा है, और जो इंपॉर्टेंट है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इस आर्टिकल में आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट का जो डेब्ट टू जीडीपी, डेब्ट का मतलब होता है लोन, जो बोरोइंग पार्ट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रहा है, बट जीडीपी देखा जा रहा है कि डिक्लाइन करते जा रहा है। तो एक जो अकॉर्डिंग टू द एनके सिंह कमेटी का रिपोर्ट है, आपको देखिएगा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट में, जिसमें बोला गया है कि जो ऑल टुगेदर इंडिया का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए 60% होना चाहिए। अब इससे ज्यादा नहीं होता, 60% ऑफ द जीडीपी, बट आज के डेट में देखा गया 72% के नियर अबाउट चला गया, और 80% के करीब ये जा सकता है। तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो एक इशू क्रिएट हो रहा है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को ये बोला गया है। इसके अलावा जो कि बेसिकली इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है, आपको एक हमारे जो पूर्व चीफ स्टैटिस्टिशियन जो प्रणव सेन है, उनका कहना है कि आप डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के ऊपर में आप अभी फिलहाल देखिए ही मत, क्योंकि आप इस डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को देख रहा है कि ऑलरेडी हमने बहुत एक्सपेंडिचर कर चुका है, जिसके चलते हमको लोन बोरो करना पड़ा है और मेरा ये रेशियो बढ़ जा रहा है। तो गवर्नमेंट उनका कहना है कि अगर अभी आप एक्सपेंडिचर नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा, बिकॉज अभी आपको एक्सपेंडिचर कीजिएगा तो बहुत सारे जो लाइवलीहुड है, जो जॉब लॉसेज हो रहा है, और इसके चलते क्या हो रहा है कि फैमिलीज को बहुत ज्यादा दिक्कत होने पड़ेगा, अगर जॉब लॉस हो गया तो फिर देन लाइफ का भी इशू है, लाइफ भी जा सकता है। तो इंस्टेड ऑफ लाइक थिंकिंग कि नहीं हमको पहले अभी हमको डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हमको पहले बचाना है और फिर देन उसके बाद हम कुछ प्लान करेंगे, तो दैट इज नॉट द गुड साइन, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप अभी जीडीपी के ऊपर नहीं देखेंगे तो अभी ऑलरेडी स्लो डाउन हो रहा है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो दैट इज, अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है तो और भी ज्यादा जॉब लॉसेस हो सकता है, और ये शॉर्ट टर्म में जो कि बहुत ही दिक्कत हो सकता है। जहां तक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को उनका कहना है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का कहना है उनका कि ये तो लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। अगर देखा जा रहा है कि अगर एक्सपेंडिचर आपका हो रहा है इन फ्यूचर में तो आप उससे रिकवर भी कर सकते हैं। अगर आपका एक बार एक्सपेंडिचर हो रहा है तो यहाँ से मे बी अगर ग्रोथ अगर रिकवर कर पाएंगे वहां से, तो फिर देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी वहां से स्टार्ट हो जाएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से रिकवरी भी होना स्टार्ट हो जाएगा, और रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आस्ते आस्ते जो आपका जो जो लोन आपने बोरो किया हुआ है वो लोन भी आप क्या कर सकते हैं, आप उसको रिटर्न बैक कर सकते हैं और उसको तो रिटर्न कर सकते हैं। दैट इज, तो यहाँ पर बेसिकली उनका कहना है कि आप जीडीपी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को ना देखिए, बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म के लिए वो मे भी हो सकता है कि सस्टेनेबल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, बट द शॉर्ट रन के लिए आपको करना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उन्होंने भी यही बात किया है कि राइट नाउ द गवर्नमेंट, आपको बोला गया है कि नीड ऑफ द आवर इज द एग्रेसिव फिस्कल पॉलिसी यूज करने की जरूरत है। एग्रेसिव फिस्कल पॉलिसी यूज करने की जरूरत है, बिकॉज अभी का जो सिचुएशन है कि मे भी आपका हो सकता है एग्रेसिव फिजिकल पॉलिसी से देखा जा रहा है कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, और फिजिकल डेफिसिट बढ़ने के चलते क्या हो रहा है कि जो रेटिंग एजेंसीज है, जो कि देखा जा रहा है कि जो मूडीज है वो आपको रेट कर रही है, वो अभी आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रही है। बट एट प्रेजेंट जो कि रिक्वायरमेंट है कि आपको कहीं ना कहीं किसी तरह से ग्रोथ को रिवाइव करना है, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अगर आपका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है तो देन दैट इज फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि वो अनसस्टेनेबल हो, बट फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए दैट इज इंपॉर्टेंट टू गवर्नमेंट टू मेक एक्सपेंडिचर। सो दैट इज व्हाट द न्यूज इज ऑल अबाउट। आपको इसमें पढ़ना है तो तीन चार चीजें आपको पढ़ने को इस न्यूज में आएगा। एक होगा आपका फिजिकल डेफिसिट आएगा, आपको फिजिकल डेफिसिट आएगा, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल कंसोलिडेशन, नॉमिनल जीडीपी। तो ये सब आर्टिकल में से ये जो टर्म है फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल कंसोलिडेशन, नॉमिनल जीडीपी, तो देन दीज आर द टर्म इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो दैट इज व्हाट द बेसिकली ये न्यूज में बोला गया है कि गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि फिलहाल अभी आप एक्सपेंडिचर कीजिए, अभी आप डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के ऊपर उतना फोकस ना कीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है आपको। इंडियाज जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट 4.5% इन दिस ईयर बाई आईएमएफ। आईएमएफ का वर्ल्ड
इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत बार पूछ चुका है, और बैंक एंड एसएससी के एग्जामिनेशन एंड अदर सिविल सर्विसेज जो स्टेट सिविल सर्विसेज के होते हैं इसमें पूछ चुका है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कौन पेश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो ये पब्लिश होता है आईएमएफ में। तो उसमें बोला गया इंडिया का जो जीडीपी जो ग्रोथ है वो आपका 4.5% से डिक्लाइन होगा। नॉट ओनली इंडिया का जीडीपी डिक्लाइन होगा, अपार्ट फ्रॉम द अदर जो कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स है, जैसे इंडिया है एंड अदर कंट्रीज लाइक हो गया आपका चाइल हो गया आपका, मेक्सिको हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये सब देखा जा रहा है कि ये सब इकोनॉमी जो 2009 में जब रिसेशन 2008 और 9 में जब रिसेशन आया था, तो ये इकोनॉमी एट दैट टाइम वाज बूमिंग, और जो डेवलप्ड इकोनॉमी थे यूएस, यूके, फ्रांस एंड अदर्स जो यूरोपियन कंट्रीज है, तो वो वहां पर देखा जा रहा था कि रिसेशन का समय सिचुएशन ऐसा आया था। तो आज के डेट में देखा जा रहा है कि दीज आर द इमर्जिंग इकोनॉमीज आर फेसिंग द चैलेंज। इवन द यूएसए का जो बोला जा रहा है कि वो भी उसका इकोनॉमी 8% 2020 में कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो दैट इज व्हाट द रिपोर्ट बेसिकली टॉक्स अबाउट द Indian monetary international monetary fund that India's GDP is contract by 4.5%। कि जहां तक सिर्फ इंडिया का ही बात नहीं है, जितना भी वर्ल्ड इकोनॉमी का, जितना भी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है, उनका भी इकोनॉमी फॉल हो रहा है ड्यू टू द पेंडेमिक ऑफ द कोविड-19 वायरस। नाउ दिस कम्स टू द लास्ट आर्टिकल, आरबीआई स्लैम्स बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग एज ए डिजिटल लोन एजेंट फॉर द क्लाउड कलर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि क्या बोला गया इसमें बोला गया आरबीआई ने क्या किया है कि इशू किया है, आईबीआई इशू किया है, गाइडलाइंस इशू किया है। किसके लिए गाइडलाइंस इशू किया गया? द बैंक्स एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन दोनों से रिजर्व बैंक थोड़ा गुस्सा है। गुस्सा किस लिए? जब बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आज के डेट में लोन भी आउटसोर्सिंग कर दिया है, मतलब ये डायरेक्टली लोन नहीं दे रहे पब्लिक को, ये क्या करे कि एक एजेंसी डिसाइड कर लिए, वो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो करेगा, और देन वो लोन कौन देगा? पब्लिक लोन, वो फिर पब्लिक को लोन देगा। तो देखा जा रहा है क्या ये जो एजेंसीज है जो बीच में मिडिल मैन के हिसाब से काम कर रही है लोन डिसबर्समेंट का, तो यहाँ से कंप्लेन बहुत सारे रिजर्व बैंक के पास आया है क्या कि ये लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ये दूसरा बात, ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रहा है लोग। तीसरा बात क्या है कि हार्श रिकवरी का ये प्रोसेस यूज कर रहा है लोग। चौथा बात इसमें बोला है कि डेटा लीक कर रहा है लोग। एंड द थर्ड थिंग है क्या कि इनका बिहेवियर भी सही नहीं हो पा रहा है, और इसके चलते देखा जा रहा है कि रिजर्व बैंक को जो बोला है कि अगर आप लोन आउटसोर्सिंग करते हैं एक अलग प्लेटफॉर्म पर, जो प्लेटफॉर्म जो लोन आपको बीच में मीडिएट का काम कर रहा है, तो उसको ईच एंड एवरीथिंग दे हैव टू डिस्क्लोज विद द कस्टमर। और इसमें सबसे बड़ी बात है क्या कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन दे, इस प्लेटफॉर्म को जो बोला है कि आप पब्लिक को लोन दीजिए, पब्लिक को आप, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो लोन जब सैंक्शन होता है तो लोन सैंक्शन होगा स्टेट बैंक से, ये सिर्फ मिडिल एजेंट की तरह काम करेगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा और जो भी कुछ फेलिसिटेशन का काम होगा पब्लिक को। तो जो लोन जो पास होगा तो वो इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये लेटर हेड से पास होकर जाना चाहिए। तो देखा जा रहा है कि ये जो बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अपना लेटर हेड से इसको पब्लिक को दे रही है, और ये भी नहीं बता रहे हैं कि किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थोड़ा सख्त हुआ है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है, अब बोला है कि इमीडिएटली आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द प्लेटफॉर्म, कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म को भी पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आप किस बैंक के साथ अटैच्ड हो, कि आप स्टेट बैंक के साथ अटैच्ड हो या बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अटैच्ड हो। और जब भी आप सैंक्शन लेटर दे रहे हो तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो बैंक लोन दे रहा है तो उसका सैंक्शन लेटर होना चाहिए, और जो भी लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वो भी पूरा का पूरा आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, पब्लिक को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि इसको बोला गया कि जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर है, जितना भी सारा डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर है वो पब्लिक को पूरा का पूरा आपको बताना पड़ेगा। अगर ये फ्यूचर में अगर ये बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अगर नहीं कर रहा है, सो देन रिजर्व बैंक वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन इशू करेगा। ऑलरेडी इसके ऊपर गाइडलाइंस इशू किया हुआ है और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट करेगा। थोड़ा बहुत अगर बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का दोस्तों, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का काम है लेंडिंग एक्टिविटी करना, बट दे डू नॉट टेक डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आरबीआई जब तक किसी को लाइसेंस नहीं देता है तो वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जहां तक बात करते हैं कि बैंक में 3 लोगों को एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, बट इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बिकॉज ये लोग डिपॉजिट पब्लिक से नहीं रहे, तो इनको ये सब ना एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है ना सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम देयर आर लिटिल बिट गाइडलाइंस जो भी है इनका, कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को डिपॉजिट टेकिंग होता है अलग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे नॉन बैंकिंग एग्जांपल है आपको, जैसे मुथूट फाइनेंस हुआ आपका, मुन्नापुरम गोल्ड लोन हुआ, there are so many different types of non banking financial company। so ये आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट था आपका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू किया है बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, ताकि वो लोन जो भी अलग प्लेटफॉर्म से डिसबर्स कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज ऑफ द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। ये 4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 4 आर्टिकल आपको समझना बहुत है। अगर आपको दिक्कत आ रही है कोई भी चीज समझने में, काइंडली डू लेट मी नो कि हमको बताइए, और अगर लगता है कि इससे और बेटर तरीके से किया तो मैं जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।